Let's continue with the class. यहाँ पे we are talking about elements, compounds and pure substances. ठीक है. So basically we talked about matter in the last class. ठीक है. अब matter का classification हम कर सकते हैं into mixtures and pure substances. ठीक है. Mixtures दो तरह के हो सकते हैं, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous बोले तो यूनिफॉर्म मिक्सचर, ओके. और हेट्रोजीनियस ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से घुला नहीं रहेगा, ठीक है. तो जो होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं उनको अपन सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ओके. जैसे मैंने ले लिया शुगर इन वाटर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक मिक्सचर, लेकिन शुगर पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है, तो उसको मैं सोल्यूशन भी बोल रहा हूँ, बट इट इज़ अ मिक्सचर. सॉल्यूशंस आर मिक्सचर. सो ऑल सॉल्यूशंस आर एक्चुअली मिक्सचर्स, ठीक है. दो चीज़ों का, तीन चीज़ों का, चार चीज़ों का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ अ मिक्सचर. जैसे ये रूम का एयर है ना, ये रूम में एयर है, क्या ये सोल्यूशन है? यस. क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड गैस पार्टिकल्स है ना. इसमें जितने भी गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, है ना. तो ये सारे जो गैसेस है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है. हेट्रोजीनियस में वैसा नहीं रहेगा. जैसे मैंने सॉल्ट ले लिया और शुगर ले लिया, इसको मिक्स कर दिया, तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, इज़न्ट इट. थोड़ा बहुत अलग दिखेगा मेरे को. अगर मैंने सॉल्ट ले लिया और उसमें मैंने क्या कर दिया, सल्फ़र का पाउडर डाल दिया या फिर कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल, तो मेरे को दिखेगा ना अलग अलग. सॉल्ट वाइट दिखेगा, सल्फ़र का पाउडर ये येलो दिखेगा, और अगर कॉपर सल्फेट डालता हो तो ब्लू दिखेगा. और अगर ये पार्टिकल्स बड़े हैं, बिग इनफ है, तो मैं इनको सेपरेट भी कर सकता हूँ, इज़न्ट इट. तो दूसरा चीज़ क्या आ रहा है सामने कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर ये हम ईजीली सेपरेट कर सकते हैं, है ना, ईजीली सेपरेट कर सकते हैं. क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर को? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन ईजीली नहीं, है ना. फिजिकल मेथड से मैं सेपरेट करना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. मेरे को कोई ना कोई केमिकल टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, बेसिकली इवापोरेशन करना पड़ेगा, या फिर एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्पेशल टेक्निक मेरे को यूज़ करना पड़ेगा टू सेपरेट होमोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर बड़े आसानी से मैं सेपरेट कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट फिजिकली कर सकता हूँ. ये काफ़ी जो जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड या सिल्वर जब ये करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो उसमें गोल्ड के फ्लेक्स मिलते हैं, है ना, तो उसको छनते हैं बेसिकली. तो उसमें से तुम जो पत्थर है या धूल मिट्टी है वो तुम इसी तरह से निकालते हो ना. लीड होता है, ओके. काफ़ी सारे जो मेटल्स जो अपने को मिलते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं, या उनके जो ओर होते हैं वो रॉ फॉर्म, तो उसको अपन आसानी से छन के सेपरेट कर सकते हैं. एटलीस्ट पूरी तरह से नहीं, लेकिन काफ़ी सारी धूल मिट्टी वहाँ से निकल जाएगी. तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए जिसमें ये आसानी से अपन निकाल सकते हैं इनको, ओके. एंड देन यह प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है. अगर प्योर सब्सटेंसेस देखा जाए तो ये दो तरह से क्लासीफाई होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एंड यू शुड नो दैट वी हैव 118 एलिमेंट्स नोन, है ना. पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, सो वी नो 180 एलिमेंट्स. ये सारे प्योर रहेंगे. जैसे आयरन का बार लेता हूँ मैं, या गोल्ड का बार लेता हूँ, या फिर सोडियम का क्यूब लेता हूँ, ये सारे क्या हो जाएंगे? दिस आर बेसिकली एलिमेंट्स, दे आर प्योर. उसमें कुछ है नहीं, मिक्स नहीं किया अभी तक अपन ने, ठीक है. हाँ, लेकिन अगर मैं स्टील लेता हूँ तो क्या स्टील मिक्सचर है या एलिमेंट है? बताओ, मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है? इट इज़ अ मिक्सचर. अच्छा, अब मिक्सचर में दो टाइप आते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. कौन सा रहेगा? है ना, होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. ये नहीं रहेगा कि कहीं पे जैसे अगर मान लो अपन जनरली स्टील में हम लोग कार्बन ऐड करते हैं, है ना. तो आयरन में कार्बन ऐड करते हैं तो अपने को स्टील मिलता है, कार्बन भी होता है उसमें. और उसके अलावा देर आर मैग्नीशियम समटाइम्स वी ऐड, राइट. समटाइम्स वी ऐड टाइटेनियम, तो टाइटेनियम स्टील मिलेगा अपने को. अलग अलग टाइप के स्टील मिलेगा. जैसे मैग्नीशियम अपन ने ऐड किया है आयरन में, देखिए विद कार्बन हो गया. तो ऐसा नहीं रहेगा ना मैग्नीशियम में कार्बन एक जगह आगे, एक तरफ आगे, बाकी के इसमें सिर्फ प्योर है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है. सेम थिंग जो अपन गोल्ड लेते हैं, जैसे 22 कैरेट
वाला जो गोल्ड होता है, 24 कैरेट जो होता है दैट इज़ प्योर गोल्ड। उसके नीचे वाले जितने हैं बेसिकली उसमें इम्प्योर गोल्ड। सो इट इज़ बेसिकली उसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। दीज आर ऑल्सो सोल्यूशंस, ठीक है। रिमेंबर होमोजीनियस मिक्सचर बोल रहे मतलब सोल्यूशंस बोल रहे, तो स्टील इज़ अ सोल्यूशन। ये सिर्फ सॉलिड सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें 2-3 सॉलिड मिक्स किए हैं और अच्छे से घुला दिए, ठीक है, और फिर इसको सॉलिडिफाई कर दिया, ऐसे ही हो गया ना, सॉलिडिफाई कर दिया तो अपने को सॉलिड सोल्यूशन मिल गया। सो इट इज स्टिल अ सोल्यूशन। सो इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स वी हैव 118 एलिमेंट्स नोन, ओके, 118 एलिमेंट्स नोन। ये मैं तुमको थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा, पीरियोडिक टेबल में अपने को मालूम भी है, राइट। लास्ट वाले एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ये डिस्कवर मतलब हुए तो है लेकिन इनके बारे में कुछ अपने को मालूम नहीं है, ओके। अच्छा, ये डिस्कवर कहाँ पे करते हैं एलिमेंट्स, एनीबडी नोज? 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं ये सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट है, मतलब 92 आफ्टर 92 वाले जितने भी एलिमेंट है दीज आर ऑल मैन मेड, ठीक है। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, सो 92nd एलिमेंट इज यूरेनियम। उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट है अप टू 118 ये बनाए गए हैं। ये कहाँ पे बनाते हैं? सिंथेसाइज किए गए। तो कहाँ पे सिंथेसाइज किए होंगे? ये जो लैब होते हैं जहाँ पे ये बनाए जाते हैं ये एलिमेंट्स, लास्ट वाले एलिमेंट जो बनाए गए ये होते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ओके। दीज आर बेसिकली यू कैन से the most sophisticated labs in the entire world, okay. there are few of them actually. एक ज़ुरिक में है, एक यूएस में है, एक जापान में है, and there may be one I think in France I think, okay. these are basically ट्यूबुलर टाइप के लैब्स होते हैं, ट्यूब होते हैं जिसमें पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ और पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जाता है। तो 2 पार्टिकल ले लिए जो स्टेबल है, ठीक है ना, 2 पार्टिकल ले लिए स्टेबल है, इनको क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में इनको ये कर दिया, एक्सेलरेट किए, ओके, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, ऑलमोस्ट टू द स्पीड ऑफ द लाइट, ये वेलोसिटी के साथ उनको एक्सेलरेट करवाते हैं एंड देन दे आर बम्बार्डेड, ठीक है। अब होता क्या है कि इन सम केसेस दीज कोलिजन्स आर सक्सेसफुल, ओके, इट्स अ वेरी फ्यू चांस, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू कोलाइड एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बराबर है। तो एटम्स बोले तो ये दीज आर द एटम्स, राइट, एटम्स को कोलाइड करवा रहे तुम। सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली, बट दे कंट्रोल इट एंड दे कैन कोलाइड इट एंड समटाइम्स दीज कोलिजन्स आर सक्सेसफुल। तो ये जो एटम्स है कुछ केसेस में फ्यूज़ हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एटमिक फ्यूजन, ठीक है। एटमिक फ्यूजन अगर सक्सेसफुल रहा तो यू कैन गेट अ हेवियर एलिमेंट, है ना, 2 एटम को फ्यूज़ करा तो हेवियर एलिमेंट तुमको मिल सकता है। तो ये होता है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में। लार्जेस्ट हेड्रॉन कोलाइडर जो है दैट इज़ एक्चुअली इन सर्न, ओके। इसका कोई फ्रेंच लॉन्ग फॉर्म है एक्चुअली, रिसर्च नेशनले, ये मेरे को मालूम है, रिसर्च नेशनले, सेंट्रल यूरोपियन समथिंग रिसर्च नेशनल है, ऐसा कुछ फ्रेंच टाइप का इसका नाम है। सर्न लेबॉर्ट्रीज बोलते हैं इसको। दिस इज़ इन ज़ुरिक, स्विट्ज़रलैंड में, ऑलराइट। और इसका जो आई थिंक जो ट्यूब का जो डायामीटर है, ओके, अंडरग्राउंड है बेसिकली। दिस होल लैब इज़ लाइक फ्यू किलोमीटर्स अंडर द ग्राउंड, ठीक है। और ये जो ट्यूब होता है जिसमें ये कोलाइड करवाते हैं पार्टिकल्स को, that is about I think 22, I'm not sure, I don't remember, but something like 22 kilometer, something like that, 22 kilometer का इसका डायमीटर है, ठीक है ये। so that is how big that lab is, there is a whole underground lab, ठीक है। उसमें ये पार्टिकल्स को कोलाइड किया। द ट्यूब्स आर बिग, ओके, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे ट्यूब्स है, बिग, इतने बड़े होते हैं कि उसमें से तुम छोटी एक कार लेके जा सकते हो, इतना बड़ा ये ट्यूब होता है। और उसमें पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, कोलाइड किया जाता है। कोलिजन अगर सक्सेसफुल रहा तो पार्टिकल्स फ्यूज़ हो जाते, जुड़ जाते, एंड यू गॉट अ हेवियर पार्टिकल, अ न्यू पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल मिलेगा ये जनरली अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये बनने के बाद अपने को पता चलता है कि ये कौन सा पार्टिकल, उसके मास के बारे में स्टडी की जाती है, एंड यू मेक फ्यू ऑफ दीज पार्टिकल्स एंड स्टडी देम, ठीक है। जनरली उनका मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें अपन उसके बारे में पता कर सकते हैं। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बाद में अपन लिख लेते हैं बेसिकली, आई डोंट नो, पता चलता है वहाँ से नहीं, बट दिस इज़
दिस इज़ द रिसर्च, दिस इज़ द कटिंग एज रिसर्च बेसिकली टू मेक न्यू पार्टिकल्स. ठीक है. तो आई थिंक लास्ट ईयर और नहीं, आई थिंक 2019 में दे क्रिएटेड, आई थिंक 117th was the last element that they created. ठीक है. I'm not so sure, I'm just giving you a brief information as far as I could remember. I think it was 117th element that was the last one that was created out of 118. Now is it possible, क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं बच्चे लोग कि सर 118 एलिमेंट रहेंगे क्या? What about 119, 120? Is it possible? Well, yeah, it is possible, but it is going to be pretty unstable. So it might not, we may not be actually able to create it. ठीक है. It's going to extreme because even these elements are very unstable, है ना. ये खुद एलिमेंट बहुत ज़्यादा 118 तक जो एलिमेंट है ये खुद ही बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है. स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन हो जाते हैं. इनका जो लाइफ होता है, ओके, जो मतलब स्पेसिफिकली आफ्टर 110 वाले जो एलिमेंट्स आते हैं, इनका जो लाइफ है दैट इज़ लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इन मेनी केसेस. ओके, कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनका फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं, और एंड दे डिसोसिएट, डिकम्पोज इमीजिएटली. तो ऑब्वियसली 118 के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, दीज आर गोइंग टू बी इवन मोर अनस्टेबल, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दे मे नॉट एवर गेट क्रिएटेड. ओके, लेकिन दे आर ट्राइंग इट एंड दे मे सक्सीड इट, वी डोंट नो. ओके, अगर सक्सीड हो गए तो पता चल जाएगा आपने को. ओके, और कंपाउंड्स ये एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपन बनाते हैं. ओके, ये एलिमेंट्स लेते हैं, इनको कंबाइन करते हैं एंड वी गेट कंपाउंड्स. ओके, सो इस तरह से क्लासिफिकेशन है मैटर का. इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ओके, ओनली फॉर दिस टॉपिक यू नीड टू नो मैटर इज क्लासिफाइड एज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर को तुमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, एलिमेंट्स को तुमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो अपन देख रहे हैं, एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस विच हैव एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड. ठीक है ना, एक ही तरह के अगर एटम है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मोनोन्यूक्लियर. मोनोन्यूक्लियर बोले तो एक ही टाइप का न्यूक्लियस है. ठीक है, डजेंट मीन ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी मोनोन्यूक्लियर. ओके, लेकिन एक ही टाइप का एलिमेंट, जस्ट वन एटम. देखिए, जो अपन पीरियोडिक टेबल में जो लिख रहे हैं, जैसे सो विच वंस आर मोनोन्यूक्लियर, तो जैसे आयरन हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, ये जितने भी मेटल्स आ रहे हैं, दीज आर मोनोन्यूक्लियर. इन एडिशन टू दैट you have non-metals like helium, neon, argon, krypton. These are krypton and xenon. Okay, these are the noble gases. These are mononuclear. ठीक है. जितने metals आ रहे हैं, these are also mononuclear. लेकिन हाइड्रोजन क्या ये मोनोन्यूक्लियर है? नहीं, ये रहेगा बायन्यूक्लियर. ठीक है. उसी तरह से फॉस्फोरस टेट्रान्यूक्लियर, P4 करके एग्जिस्ट करता है. ठीक है. दीज आर ऑल्सो एलिमेंट्स, या इनको अपन बोलेंगे एलिमेंटल फॉर्म. ठीक है. ये जो एलिमेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, दीज आर नॉट एक्चुअली एलिमेंट्स, दीज आर कंपाउंड्स. बराबर है ना, 10th में तुमने पढ़ा होगा, दीज आर एक्चुअली कंपाउंड्स, लेकिन इनको अपन एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं. ठीक है. सो दीज आर मोनोन्यूक्लियर. ओके, सो ये मोनोन्यूक्लियर, एंड देन यू कैन हैव बायन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर, इस तरह से हो सकता है. ओजोन फॉर एग्जाम्पल इज O3. ठीक है. तो ये इसको अपन एलिमेंटल फॉर्म नहीं बोलते, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म जो हो गया ऑक्सीजन का, वो हो गया O2. ठीक है. दिस इज नॉट द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो एलिमेंटल फॉर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, उसको अपन बोल रहे हैं एलिमेंटल फॉर्म. सो इन इस केस में ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म इज O2 नॉट O3. सो एटम्स में कंबाइन विथ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. तो उस केस में क्या हो रहा है, तुमको मॉलिक्यूल मिल रहा है, लेकिन इनको अपन बोल रहे हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. होमो बोले तो सेम. ओके, होमोन्यूक्लियर मतलब सेम टाइप का न्यूक्लियस है, तो अपने को मिल रहा है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. जैसे ये हो गया डायटमिक, ट्राइएटमिक, पॉलीएटमिक, इजंट इट. तो दीज आर होमोन्यूक्लियर. ओके, सेम तरह के है ना एटम्स, इसलिए ना. इसमें से एलिमेंटल फॉर्म कौन से है? क्या ओजोन एलिमेंटल फॉर्म है? नहीं. एलिमेंटल फॉर्म लेते हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. ओके, सो जैसे हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या रहेगा? H2. ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म O2, दिस आर द मोस्ट स्टेबल वन. नाइट्रोजन का N2. ठीक है. फॉस्फोरस का P4, सल्फर का S8. ठीक है, ये हो गया. ये जो है दीज आर द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ दोज एलिमेंट. समझ में आया क्या? ये समझ लो. या
This is actually important. Although these are molecules, but these are called elemental forms. Yeah, these are the most stable form in which they exist. इसलिए अब आयरन लेता हो तो आयरन का एलिमेंटल फॉर्म क्या रहेगा, आयरन ही रहेगा ना, बिकॉज आयरन एग्जिस्ट एज आयरन. गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा, गोल्ड एग्जिस्ट एज गोल्ड. क्लियर है? सो ईच हैज़ अ सिम्बॉल एसोसिएटेड विथ इट. अपने को मालूम है पीरियोडिक टेबल में अपन देखेंगे बेसिकली इसको सारे सिम्बॉल्स अपने को मालूम रहने चाहिए बेसिकली. तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में अपने को 10 एलिमेंट्स अपन देखेंगे. दीज आर द 10 एलिमेंट्स बेसिकली. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. दिस द फर्स्ट 10 एलिमेंट. इनके बारे में सब कुछ तुमको मालूम रहना चाहिए. ओके, सो यू मस्ट नो द सिम्बॉल और इसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. ठीक है, यहाँ पे ये तुमको दिए हुए हैं. लिथियम का 7 है, 6 नहीं. ओके, इट्स एक्चुअली 6.9 आता है. आई थिंक 6.7 है, 6.9 इज़ द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम. इसको अपन अप्रॉक्सीमेट बोल रहे हैं 7. ठीक है, तो कोई भी सिम्बॉल जो होता है उसमें ऊपर में हम एटॉमिक मास लिखते हैं. ठीक है, और नीचे में एटॉमिक नंबर लिखते हैं. समझ में आया? तो ये सिंबल है इसका, ये एटॉमिक मास हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया. ठीक है, बेस्ड अपॉन दैट यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, इसको अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोप्स. आइसोटोप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है. ओके, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे. सके, सो इसेंशियली अगर C12 और C14 देखता हो, दीज आर आइसोटोप्स, क्योंकि ये कार्बन है. ठीक है ना, तो कार्बन में यहाँ पे कार्बन क्यों है, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. ओके, 6 प्रोटॉन दोनों में है. ठीक है, और मास अगर देखते हैं तो 14 है. तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ दोनों का, अब यहाँ पे देखो अपने को इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें देखो प्रोटॉन कितने हैं, 6. इधर भी प्रोटॉन 6 है. न्यूट्रॉन कितने, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6. इधर भी इलेक्ट्रॉन 6 है. ओके, बट व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन यहाँ पे देखो 12 में से 6 गए तो 6 बचते हैं, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 14 में से 6 गए तो कितने बच रहे हैं, 8. ठीक है, तो 8 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे आ गए. सो द डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. प्रोटॉन्स तो सेम हो गए ना दोनों में, और प्रोटॉन्स अगर सेम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, और दोनों अगर सेम हो गए तो इट इज़ बेसिकली अ सेम एलिमेंट, इजंट इट? या सेम एलिमेंट की बात कर रही है. बेसिकली एलिमेंट जो है वो डिटरमाइन हो रहा है बाय प्रोटॉन. ठीक है, प्रोटॉन से डिटरमाइन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है उस एलिमेंट की. सो न्यूट्रॉन जो है ये उसको एडिशन ऑफ मास दे रहा है. इन एडिशन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये उसको मास दे रहा है. सो दैट इज बेसिकली योर न्यूट्रॉन. ठीक है, सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज आइसोटोप्स. और यहाँ पे तुमको एटम्स का दिख रहा है बेसिकली. ओके, सो एटम्स किस तरह से बनाते हैं. दिस इज बेसिकली द नेट चार्ज ऑन द एटम. ये यहाँ पे तुमको मास नंबर दिखेगा. ठीक है, दिस इज़ योर पीरियोडिक टेबल, और इसको अपन बिल्ड करते हैं. ठीक है, so this will just give you a better understanding about the structure of the atom. ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एलिमेंट आता है. ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं प्रोटॉन को ऐड करता हूँ. ठीक है, अगर मान लो मैंने न्यूट्रॉन ऐड किया तो कुछ होता है क्या, नथिंग. ठीक है, दैट इज़ द न्यूक्लियस, एंड वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ मास आ गया. बट कोई एलिमेंट हाईलाइट हुआ है क्या, मैं कितने भी न्यूट्रॉन्स ऐड करूँ तुमको दिखेगा कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है. मतलब न्यूट्रॉन ऐड करने से तुमको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है. इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल. ठीक है, तो इसको मतलब यू डोंट हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द चार्ज, इट सेल्फ इज न्यूट्रल, है ना. हाँ, प्रोटॉन्स ऐड करते देखो क्या होता है, हाइड्रोजन बन गया. ठीक है, ना यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बना है, राइट, बट इट इज़ नॉट अ हाइड्रोजन एटम, इट इज़ अ हाइड्रोजन आयन. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर देर इज़ अ 1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देर इज़ अ +1 चार्ज. अब उसको बैलेंस करने के लिए आई नीड एन इलेक्ट्रॉन. ये हो गया. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे सबसे पहले तो देर इज़ अ नेट चार्ज ऑन दिस इज +1, एंड लुक एट व्हाट H+ ion, this is nothing but H+, isn't it?
सो व्हाट इज द H प्लस देन? ऑब्वियसली ये तो रिंग्स है, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? इट्स नॉट अ रिंग, इट्स नॉट अ पाथ बेसिकली, है ना? देर इज नथिंग इन फैक्ट. सो जो ओनली थिंग दैट इज प्रेजेंट इज द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में क्या है? देर इज जस्ट वन प्रोटॉन. ऑलराइट, एंड डोंट कंफ्यूज दिस. अपन न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, बट देर इज नो सच थिंग एज द न्यूक्लियस इन केमिस्ट्री. ओके, न्यूक्लियस बायोलॉजी में होता है तुम्हारा, एंड देर इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल एंड व्हाटएवर, राइट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लिटिल स्पेस जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, दैट्स इट. उसको अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियस. ठीक है, तो देर इज अ प्लस वन चार्ज. ठीक है, इसका मास नंबर क्या हो गया? 1, क्योंकि यहाँ पे एक अपने पास प्रोटॉन है. ओके, अब टू बैलेंस दैट प्लस वन चार्ज वी हैव टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन. जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इट बिकम्स न्यूट्रल. मेक सेंस? समझ में आ गया ना? नाउ दिस इज व्हाट actual model would actually look like, right? This is a one proton and this blue area, that is what we call as cloud, electron cloud. ये तुमको दिखेगा जैसे अपन क्वांटम थियोरी की तरफ जाएंगे तो हम लोग उसको इस तरह से देखेंगे. ठीक है, ऑर्बिट जो बोल रहे हैं अपन, ये होता है बोर का मॉडल. दिस इज बेसिकली द बोर मॉडल. यहाँ पे अपने को ऑर्बिट दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है. ठीक है, लेकिन क्वांटम मॉडल में वी यूज़ द वेव प्रिंसिपल. तो पता है वेव के बारे में, राइट? हम लोग वेव प्रिंसिपल यूज़ करते हैं और उससे हमको एक डिफरेंट आंसर मिलता है. उससे अपने को पता चलता है कि पोजीशन नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की, तो बोर मॉडल इज़ गलत. तो हम लोग उसको इस तरह से क्लाउड से दिखाते हैं. बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दैट एज ऑफ नाउ. हम लोग बोर मॉडल ही यूज़ करेंगे. दिस इज़ बेसिकली बोर मॉडल. ओके, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ऑर्बिट. ठीक है, सो +1 न्यूक्लियस में हो गया, -1 ऑर्बिट में हो गया. एंड सो टोटल चार्ज इज 0. यहाँ पे तुमको दिख रहा है 1 प्लस 1 माइनस है, एंड तो मास नंबर अभी भी सेम रहेगा. सो दिस इज़ योर हाइड्रोजन एटम. ठीक है, क्या मैं इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकता हूँ? येस, एंड सी व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट. नाउ कैन आई ऐड another electron to it? Yes, I can add as many electron, I can remove as many electrons, it doesn't matter. यहाँ पे अब क्या हो गया? एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहाँ पे देखो तुम, एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, लेकिन एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बचा है, जिसके वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. दिस इज़ योर हाइड्राइड आयन. इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन. सो दैट इज़ योर हाइड्राइड आयन. या तो इस तरह का हाइड्राइड आयन अपने को मिलता है. वी यूज़ दैट एज अ वेरी, दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस. हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं. दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस. इनका फॉर्मेशन अपन देखेंगे जब अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट करेंगे. बट दिस आर हाइड्राइड आयन. ठीक है, आई कैन ऐड वन मोर, आई कैन, बट दिस आर नॉट. अब क्या होता है, स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है. H2 माइनस हो गया ये एक्चुअली. ओके, एंड दिस इज़ नॉट वेरी स्टेबल. आई डोंट थिंक दिस इज़ एक्चुअली इवन फॉर्म्ड. ठीक है, सो ये बाद में जैसे क्या हो रहा है, चार्जेस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते जा रहे हैं. ऑलराइट, इसके वजह से ये फॉर्म नहीं होगा. अब यहाँ पे हाइड्राइड आयन क्यों फॉर्म हो रहा है? नो, ऑब्वियसली देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल बोले तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है. ठीक है, नॉट एक्जैक्टली ऑक्टेट बट ड्यूप्लेट हो रहा है. हीलियम को कॉन्फिग्रेशन आ गया. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नोबेल गैस कॉन्फिग्रेशन आ रहा है यहाँ पे, इसलिए दिस इज स्टेबल. इफ आई ट्राई टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन इट गोज टू द नेक्स्ट ऑर्बिट. तो दिस इज़ एक्चुअली वायलेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल. ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा सकता. ठीक है, वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहते हैं एलिमेंट, या तो 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहती है. सो दे, इन दिस केस देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल विच इज़ अ हीलियम कॉन्फिग्रेशन या नोबेल गैस कॉन्फिग्रेशन. इसलिए H- आयन इज़ स्टेबल इनफ दैट इट एक्चुअली एग्जिस्ट. लेकिन ये वाला एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है. ओके, नोबेल गैस कॉन्फिग्रेशन नहीं मिल रहा है अपने को. सो यहाँ पे आ गए अपन हाइड्रोजन एटम में. ऑलराइट, नेक्स्ट एलिमेंट अपने को बिल्ड करना है, तो क्या करेंगे? हीलियम. ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टेबल और अनस्टेबल ये टिक करता हूँ, देखते हैं अपन क्या होता है. तो सो व्हाट यू सी इज दैट व्हेन यू हैव 2 प्रोटॉन्स नियर बाय इट इज़ एक्चुअली अनस्टेबल. क्यों अनस्टेबल है ये? 2 पॉजिटिव चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, इजंट इट? तो यहाँ पे एक पॉजिटिव था हाइड्रोजन के केस में, देयर वाज नो इशू, बट नाउ देयर इज अ इशू, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्जेस दे आर गोइंग टू
रिपेल ईच अदर, इजंट इट? तो अपने को क्या करना पड़ेगा फिर? रिपेल कर रहे हैं ना एक दूसरे को, सो व्हाट डू वी नीड टू डू? इनको निकाल तो नहीं सकते क्योंकि अपने को नेक्स्ट एलिमेंट बनाना है, नेचर में हीलियम तो एग्जिस्ट करता है ना। सो हाउ डू यू डू दैट? सो हाउ डू यू आइसोलेट चार्जेस? अब तुम्हारे जो घर में से वायर जा रहे हैं, ठीक है, सो ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल वायर जा रहे हैं ना एक ही इसमें से, है ना? तो उन वायर को अगर टच करवा दे अपन तो क्या हो जाएगा? स्पार्क हो जाएगा, बिकॉज दे कैरी द सेम चार्ज, इजंट इट? तो अगर सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं और उनको ये कर रहे हैं तो दे विल बेसिकली स्पार्क, इजंट इट? तो उनको अपन आइसोलेट कैसा करते हैं? वो चार्जेस को आइसोलेट कैसा करते हैं? करेक्ट। तो ये केस में जैसे वायर के केस में क्या कर रहे हैं अपन? इंसुलेटर लगा दिया, इंसुलेटर की केसिंग है, वायर की केसिंग होती है ना, जो ऊपर का जो कवर हो रहा है वायर का, प्लास्टिक का, सो वो केसिंग लगा दिया वायर के केस में। अब यहाँ पे अपने को चार्जेस को आइसोलेट करना है ये दोनों, तो वो किया जाता है बाय एडिंग न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का रोल समझ में आ गया क्या तुमको? व्हाई डू वी हैव न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स का काम क्या कर रहा है? दे आर बेसिकली एक्टिंग एज ए इंसुलेटर फॉर द प्रोटॉन। अब जब न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो मास भी इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन एटम हो गया स्टेबल। ये हो गया हीलियम 3, ये आइसोटोप ऑफ हीलियम 4, एंड देयर इज हीलियम 5, ठीक है? हीलियम 5 इज अनस्टेबल, हीलियम 3 इज रिलेटिवली मोर स्टेबल देन हीलियम 5, बट हीलियम 4 जो है, ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं अपन हीलियम 4 इज द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ हीलियम, ठीक है? इसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, इट्स वेरी अनरिएक्टिव एक्चुअली, द मोस्ट अनरिएक्टिव सब्सटेंस इज हीलियम मॉलिक्यूल, या हीलियम, सॉरी, मोस्ट अनरिएक्टिव सब्सटेंस इज हीलियम एटम, बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है, ओके? सो दैट इज बेसिकली व्हाई वी नीड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? प्रोटॉन्स को, जो चार्जेस है उसको आइसोलेट कर रहा है। इन जनरल जितने ज़्यादा प्रोटॉन अपने को ऐड करने पड़ते हैं उतने ज़्यादा न्यूट्रॉन अपने को ऐड करने पड़ेंगे टू आइसोलेट द चार्जेस, ठीक है? ये तुमको बहुत ज़्यादा दिखेगा टूवर्ड्स द लेटर एलिमेंट, लेटर वाले जो एलिमेंट्स हैं ना उनमें तुमको ये बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन्स है इधर, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो जैसे मान लो कि 100 एलिमेंट है, ठीक है, 100th एलिमेंट लेते हैं अपन, तो 100th एलिमेंट में 100 प्रोटॉन्स हो गए। और 100 प्रोटॉन्स को आइसोलेट करने के लिए उनके जो चार्जेस है ना, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज तो नहीं बोल सकते एक्चुअली, जस्ट चार्जेस को आइसोलेट करने के लिए अपने को मोर देन 100 न्यूट्रॉन्स लगेंगे, समझ में? कम से कम तो 100 लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन यू विल नीड ऑल्सो मोर देन 100, ठीक है? तो फिर उसके बाद देर इज़ ए इक्वेशन कि प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर रेशो होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी, वो फॉलो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जस्ट एडिंग मोर न्यूट्रॉन एक्चुअली मेक्स इट इवन मोर अनस्टेबल, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा न्यूट्रॉन डालने से स्टेबल ही हो जाए, एक पर्टिकुलर रेशो भी एक फॉलो होना चाहिए। सो दैट इज़ योर हीलियम एटम, इजंट इट? अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूँ, तो ये हो गया हीलियम प्लस, है ना, हीलियम +1, और ये दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। व्हाट इज दिस? हीलियम 2+, ठीक है? अब हीलियम 2+ में जैसे H+ में क्या था? H+ वॉज बेसिकली अ प्रोटॉन, इजंट इट? उसी तरह से हीलियम 2+ क्या है? हीलियम 2+ यहाँ पे 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, समझ में? कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, ठीक है? इसको अपन बोलते हैं, इसको नाम दे दिया है अल्फ़ा पार्टिकल। ये ध्यान में रखो क्योंकि अपने को आने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। समझ में आ गया क्या? अल्फ़ा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जब रेडियो एक्टिव इमिट होती है तो उसमें से ये अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम के न्यूक्लियस इमिट होते हैं। समझ में आया? दिस अल्फ़ा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और इसको लेके हम काफ़ी सारी चीज़ें लेके स्टडी करते हैं इसको, ठीक है ना? यूजिंग हीलियम पार्टिकल्स हमने काफ़ी सारी स्टडीज़ किए हैं। इनफैक्ट वी यूज्ड हीलियम पार्टिकल्स टू स्टडी लॉट ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ है मैटर की, वो स्टडी करने में अपन ने हीलियम पार्टिकल्स को यूज़ किया, हीलियम आयन को यूज़ किया। हीलियम पार्टिकल बोलेंगे बस एक्चुअली हीलियम आयन। क्लियर है क्या ये? सो ये हो गया तुम्हारा हीलियम का न्यूक्लियस बेसिकली, या अल्फ़ा पार्टिकल, या इसको फिर से अपन एटम में कन्वर्ट कर देते। सो ये हो गया तुम्हारा हीलियम एटम,
ठीक है, इट्स अ गैस बेसिकली एंड मोस्ट अनरिएक्टिव गैस, या बिल्कुल रिएक्ट नहीं होता। ना नेक्स्ट, अगर मैं देखो यहाँ पे अभी अगर मैं न्यूट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, स्टिल हीलियम। न्यूट्रॉन ऐड करने से एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है। एलिमेंट चेंज कब होगा? जब मैं प्रोटॉन ऐड करूँगा। एज सुन एज यू ऐड प्रोटॉन यू गॉट लिथियम, इजंट इट? लिथियम। लेकिन ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? सो जैसे किसी ने बताया था चार्जेस अनबैलेंस थे, तो चार्ज डालने से ये बैलेंस हो जाएगा, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन नहीं, ठीक है ना। सो चार्ज डालने से बैलेंस नहीं हो रहा है, वो स्टेबल नहीं हो रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस्ड चार्जेस, राइट। यहाँ पे अभी इट्स अ स्टेबल एटम, बट इट इज़ अनस्टेबल बिकॉज, है ना, जो रेशो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ओके इसलिए अपने को प्रोटॉन ऐड करना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी। सो इट इज़ स्टेबल, ठीक है। ये हीलियम 6 हो गया, इट इज़ स्टेबल। लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल होता है हीलियम 7, ठीक है। अब आई डोंट एग्जैक्टली नो वाई हीलियम 7 इज़ मोर स्टेबल, सॉरी लिथियम 7 इज़ मोर स्टेबल देन लिथियम 6। इसका कोई मेरे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ठीक है। इट हैज़ सर्टन इक्वेशन जिसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होती थी। इट प्रोबेबली हैज़ समथिंग टू डू विद द ग्रेविटी और द नेचुरल फोर्सेस दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि इफ़ यू गो टू सम अदर प्लैनेट इन सम अदर गैलेक्सी और व्हाटएवर, एंड वहाँ पे ग्रेविटी स्लाइटली डिफरेंट एंड यू मे फाइंड दैट लिथियम 6 इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल दैन लिथियम 7। या फिर ये हो सकता है कि कोई भी जैसे कोई हेवियर एलिमेंट जो है, ओके मे बी इधर वाले कोई भी हेवियर एलिमेंट, दे एक्चुअली हैव मोर स्टेबिलिटी देयर ऑन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। यू गाइज रिमेंबर मूवी अवतार? अवतार देखा, उसमें यही बताया ना, दे गो टू दैट विच प्लैनेट, राइट, बट दे गो देयर एंड दे फाइंड रेयर एलिमेंट जो अर्थ पे रेयर है, वहाँ पे बहुत कॉमन है, ओके तो वो एलिमेंट का फिर निकालने के लिए आई थिंक इट वाज सम एलिमेंट जो हाइपोथेटिकल एलिमेंट है बेसिकली, बट ये काफ़ी जगह यूज़ किया है हाइपोथेटिकल एलिमेंट। सो वो वहाँ पे ज़्यादा मिलता है और उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है अपने को, इसलिए वहाँ पे उसके एक्सट्रैक्शन के लिए वो लोग जाते हैं। सो इट इज़ प्रोबेबली दैट कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से लिथियम 7 इज़ मोर स्टेबल दैन लिथियम 6। सो दिस इज़ लिथियम। अब लिथियम आयन अगर बनाना है मेरे को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ऐड नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज़ वेरी अनस्टेबल, ठीक है। लिथियम माइनस जो है, ओके लिथियम माइनस इज़ वेरी अनस्टेबल। लेकिन अगर मैं लिथियम निकलता हूँ, अब तुमको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखो, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन फिर से मिल रहा है। हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, लिथियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली स्टेबल। सो लिथियम जो है इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से ये लिथियम हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा। सो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड हो रही है, इज़न्ट इट। ये इसका जो बिहेवियर है केमिकली वो डिसाइड कौन कर रहा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सारी केमिस्ट्री एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जब अपन देखेंगे, ऑलराइट, उसमें अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना है, किस तरह से बिल्ड होता है, क्यों बिल्ड होता है। वी गोना यूज़ दैट इन पीरियोडिक टेबल देन, एंड वी गोना यूज़ दैट अगेन इन केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर इसके बाद वाला चैप्टर, उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल और उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। सो बेसिकली व्हेन यू डू दैट, राइट, यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आया? टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है, इसका एक्सप्लेनेशन अपने को नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिलेगा। सो ये हो गया तुम्हारा लिथियम। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है? बेरिलियम। बेरिलियम में कितने प्रोटॉन चाहिए अपने को? ऑब्वियसली लिथियम में 3 है, तो ये बेरिलियम देखो 4th एलिमेंट है, इजंट इट। जस्ट काउंट द एलिमेंट, 1 ये हो गया, 2 ये 3 एंड बेरिलियम इज़ 4th, ओके। सो लेट्स ऐड द 4th प्रोटॉन, ये तुम्हारा हो गया बेरिलियम। लेकिन अनस्टेबल है, क्यों? ऑब्वियसली सम मे थिंक इट्स बिकॉज ऑफ अनबैलेंस चार्जेस, तो ये आ कर दिया। सो ये न्यूट्रल बेरिलियम हो गया, बट अगेन दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेबिलिटी। यहाँ पे यू ऐड अ proton, sorry, you add a neutron,
अब यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक नंबर आ रहा है 9, बेरिलियम 9 इज एक्चुअली वेरी स्टेबल। या इसमें देखो प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं बेरिलियम 9 में, तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स, राइट, ऑरेंज वाले जो स्फीयर्स है, दीज आर 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर रहे हैं फॉर न्यूट्रलिटी। अब बेरिलियम की वैलेंसी कितनी की रहेगी, कौन बता सकता है? सो दैट इज बेसिकली योर बेरिलियम। या अब बेरिलियम की वैलेंसी कितनी की रहेगी, 2 की, 2 निकालेंगे अपन तो जाके अपने को फिर से हीलियम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब हीलियम कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सो ये हो जाता है बेरिलियम। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा, सो पहले बेरिलियम एटम अपन बिल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है बेरिलियम के बाद? बोरॉन। बोरॉन के लिए देखो क्या कर रहे हैं अपन, राइट, बोरॉन ये हो गया। अब देयर आर 5 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन्स एंड इट इज स्टेबल। ओके, इसका एटॉमिक मास आ गया 10 का, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, सो दैट बिकम्स बेसिकली बोरॉन एटम। राइट, बोरॉन एटम जो 10 है दैट इज स्टेबल, लेकिन उससे ज़्यादा स्टेबल होता है बोरॉन 11। अब बोरॉन 11 करने के लिए मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रोटॉन ऐड करूँ या न्यूट्रॉन ऐड करूँ? एक्सेलेंट, वेरी गुड, न्यूट्रॉन अपने को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बोरॉन 11। दिस इज एक्चुअली मोर स्टेबल देन बोरॉन 10। दिस इज द सेम सिचुएशन एज लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन 11 इज मोर स्टेबल। Boron 10 and boron 11, these are isotopes. There are other isotopes. You can have boron 12. It's unstable, but it is an isotope. समझ में आ रहा है? Okay, by the way, तुमको यहाँ पे दिखता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे काउंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये गया बोरॉन 11। अब देखो क्या आता है। ओके, दिस नेक्स्ट बिट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट इज बोरॉन, सॉरी, नेक्स्ट एलिमेंट आफ्टर बोरॉन इज कार्बन। तो ये ऐड कर रहा हूँ मैं, और उसको न्यूट्रल करने के लिए एक है ना, अभी हो गया तुम्हारे पास 6 प्रोटॉन हो गए इसमें, उसको न्यूट्रल करने के लिए आई हैव एडेड एन अनदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमको अभी एट प्रेजेंट न्यूट्रॉन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है टू मेक इट मोर स्टेबल, इट इज़ ऑलरेडी स्टेबल। दिस इज कार्बन 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ओके, यहाँ पे तुमको दिख रहा है, वैसे तुम्हें लिखने की ज़रूरत है। दिस इज कार्बन 12। ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज़ योर कार्बन 12। ठीक है, इसका आइसोटोप C13 दैट इज़ ऑल्सो स्टेबल, लेकिन लेस स्टेबल देन कार्बन 12। तो उसके लिए अपने को एक न्यूट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ C13। ठीक है, एंड C14 इज़ ऑल्सो देयर, लेकिन इट इज़ लेस स्टेबल देन C13 एंड इट बिकम्स लिटिल अनस्टेबल। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स है मेजर, C13 एंड C14। C14 जो है दैट इज़ एक्चुअली रेडियो एक्टिव। जो आइसोटोप्स अनस्टेबल दिखा रहे हैं, दीज आर ऑल रेडियो एक्टिव, वो रेडिएट हो जाएंगे। होगा क्या कि ये जो कार्बन जो है, ओके, C14, ये धीरे धीरे C13 या C12 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, वो कन्वर्ट। अब इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को न्यूट्रॉन जो है वो शेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सिर्फ न्यूट्रॉन शेड नहीं होता है, बेसिकली इट डिकेज इनटू समथिंग एल्स, और इट कैन नॉट जस्ट इनटू दीज आइसोटोप्स, इट कैन डिके इनटू some other thing. Basically it can decay into lithium or beryllium, or it can decay into some other element also. ठीक है, depends upon the isotope itself. I think C14 जो है it decays into C13 and C12. ठीक है, that is what we expect. ये अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, बेसिकली ये इनका नेचुरल डिके है, ये किसी दूसरे स्टेबल एलिमेंट में डिके हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ अगर न्यूट्रॉन निकलता है तो एलिमेंट वही रहेगा, लेकिन अगर प्रोटॉन भी निकल रहा है, ऐसा भी होता है कि प्रोटॉन भी वो इमिट कर रहा है। अगर मान लो इसने एक प्रोटॉन निकाल दिया, ठीक है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरॉन में। अब बोरॉन के स्टेबिलिटी के लिए जितने न्यूट्रॉन ज़रूरी होते हैं उतने रखेगा, बाकी के दे देगा। जैसे डीके हो रहा है तो ये बोरॉन में कन्वर्ट हो गया, अब ये न्यूट्रॉन भी निकाल देगा, सो ये हो गया स्टेबल अभी। सो कार्बन डीके होकर बोरॉन में भी जा सकता है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन बिल्ड ऑल द अदर एलिमेंट्स। तो ये कार्बन
12 हो गया, एंड दैट्स योर न्यूट्रल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, एंड अगेन अब इट्स वेरी इजी बेसिकली अप टू फ्लोरीन। तुमको एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ऐड करना है साइमल्टेनियसली, सो यू ऐड 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, अगेन यू ऐड 1 प्रोटॉन, ये नाइट्रोजन हो गया, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, मास 14 का, देन ऐड 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन अगेन, तो ओके 16 हो गया, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, यू कैन सी दैट हियर, और न्यूट्रलिटी के लिए अगेन 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब आ गया फ्लोरीन। अब फ्लोरीन में ये A16 है, ठीक है, तो वी नीड टू ऐड 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, लेकिन ये अनस्टेबल है, ठीक है, तो फ्लोरीन 18 इज एक्चुअली अनस्टेबल, उसको स्टेबल करने के लिए अपने को 1 न्यूट्रॉन था, फ्लोरीन 19, ओके, एंड वी गॉट दैट। तुमको एक बात ध्यान में आ गई होगी कि जैसे जैसे अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करते वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो न्यूक्लियस कितना बड़ा होते जा रहा है ना, न्यूक्लियस जो है बड़ा होते जा रहा है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अपन देखेंगे आगे, ओके। ये अगर ऐड करता हूँ तो तुमको नियॉन मिल रहा है। देखो नियॉन के केस में और कार्बन के केस में तुमको एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि कार्बन के केस में व्हेन यू गो फ्रॉम बोरॉन टू कार्बन न्यूट्रॉन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटॉन से काम होता है। व्हेन यू गो फ्रॉम फ्लोरीन टू नियॉन, यहाँ पे भी तुमको देखो 20 का इसका मास आ रहा है बेसिकली, तुमको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फ्लोरीन, ओके 19, दिस इज़ नियॉन 20, एंड देन टू मेक इट स्टेबल we add, or to make it neutral we add an electron, okay, so that is how we built the atoms, okay, and you can build rest of the atoms also अगर अपने पास protons और neutrons होते तो it's just going to get bigger and bigger. So as we add the next electron जब add करेंगे for the next atom, it is going to go into the third shell, third orbit में चले जाएगा, ठीक है। क्लाउड पिक्चर अगर देखा जाए तो ये इस तरह से दिखेगा इस केस में, दैट इज़ द क्लाउडिक पिक्चर, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका क्या मतलब होता है ये अपने को क्वांटम थियरी के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। सो फिलहाल उसको अपन वैसे ही रहने देते हैं, इट्स फाइन। यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं बेसिकली। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो आप लोग जा सकते हो। गोना सी ईच अदर ऑन मंडेज क्लास, ठीक है ना, गोना सी ईच अदर इन मंडेज क्लास, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।